तो सबको सुप्रभात। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आप लोग इस पाठ से समझ गए होंगे और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आज के समाज में दिखावे की प्रवृत्ति का जो दौर चला हुआ है, इसकी वजह से लेखक काफी परेशान थे। और ये तत्कालीन समाज में, अर्थात जब हरिशंकर परसाई ने इसकी रचना की थी, तब भी वही स्थिति थी। और कहीं ना कहीं आज इतने वर्षों बाद, यानी आजादी मिल गई है, आजादी के लगभग 75 वर्ष होने को हैं, फिर भी फिर भी आज भी वही परिस्थिति पूरी तरह से व्याप्त है। और कहीं ना कहीं लेखक उन परिस्थितियों से और आज की भी परिस्थितियों से रुष्ट हैं। इसीलिए हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के माध्यम से हमारे समक्ष यह व्यंग करते हुए ये रचना प्रस्तुत की है। ठीक है। इसमें जो प्रेमचंद है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को हम हिंदी साहित्य का पूर्वज माना जाता है, अर्थात पहले के लेखक। ठीक है ना। तो वो उनका जो उनकी जो रचना है वो मील का पत्थर है। आज कोई भी अगर कोई कहानी रचना करना चाहता है तो बिना प्रेमचंद की कहानियों को पढ़े वो रचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। किस तरह से वो समाज से जुड़े हुए थे और समाज से जुड़े होते हुए भी वो किस तरह से गरीबी को झेल रहे थे और समाज में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और यह कोशिश कर रहे थे कि समाज को सुधारा जा सके। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वो खुद अच्छे इंसान नहीं थे, वास्तव में वो बहुत अच्छे इंसान थे, यानी एक सज्जन पुरुष थे और समाज में बदलाव लाने की हमेशा कोशिश करते रहते थे। तो इसीलिए हरिशंकर परसाई भी उनसे काफी प्रभावित थे और एक व्यंग रचना के माध्यम से उन्होंने हमारे समक्ष समाज की परिस्थितियों को जो है हमारे समक्ष रखा है। तो उससे कैसे निदान पाया जाए, यह तो हमारे ऊपर है, लेकिन हम इसे पढ़कर बहुत कुछ सीख पाएंगे कि हमारे समाज में कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं और कैसी कैसी बातें होती है जिसकी वजह से आज भी लोग परेशान हैं, और क्यों ऐसी परिस्थिति है कि लोग आज एकाकीपन की ओर जा रहे हैं। घर में इतने सारे परिवार हैं, फिर भी हम लोग अकेले होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने ही परिवार, समाज और सारी परिस्थितियों से दूर हैं। सब कुछ रहते हुए हमारे पास हमें एकाकीपन का एहसास होता है। तो कहीं ना कहीं जो है दिखावे की प्रवृत्ति भी उसमें एक कारण है। तो चलिए सीधे हम रचना की ओर जाते हैं और पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो ये रहा आपके सामने, ये देखिए। तो हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। अच्छा, रोहिणी आप अनम्यूट हो जाइए। यस सर। ओके। तो रोहिणी आप एक काम करिए, इसका हम लोग शुरू कर चुके थे, कहां तक पढ़ चुके थे? चलिए, तो हम सीधे पाठ पर आते हैं। हम लोगों ने शुरू कर दिया था क्या, या शुरू यस करें? सर, शुरू कर दिए थे। कहां तक हो गया था? यहां तक, यहां तक। सर यह उंगली बाहर निकल आई थी तक आई है अच्छा, तक। उंगली बाहर निकला। चलिए, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करिए। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींचता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या छेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान
को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, हमने ये देख लिया था कि किस तरह से उनकी जो है बाएं जूते में जो बड़ा छेद था और उंगली जो है बाहर निकल आई थी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, वो कहते हैं आगे कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको समझाऊं और समाज के बारे में बताऊं, तो समाज में क्या है आज, आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, ये मैं भी कहता हूं और खुद के लिए भी कह रहा हूं, क्या मैं फटे हुए कपड़े या फटे जूते पहनकर क्या मैं किसी शादी में या फंक्शन में या कहीं घूमने जा सकता हूं? आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आज ये चीजें हैं, हम जो गरीब हैं या हम में कोई परेशानियां हैं तो वो हम दिखाना बिल्कुल नहीं चाहते, हम उसे छिपा लेना चाहते हैं। वास्तव में हम जैसे हैं वैसे दिखना ही नहीं चाहते, और जैसे नहीं है ना वही दिखाना चाहते हैं। यही संसार का अभी जो है एक प्रचलन चल गया है, ठीक है ना, इस यही प्रचलित है। तो मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, ठीक है ना। पहले ऐसा सोचते हैं लेखक, लेकिन फिर बोलते नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है, अर्थात दिखाई देना चाहता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? वो कह रहे हैं कि हे मेरे साहित्यिक पुरखे, अर्थात जिस तरह से हमारे पूर्वज होते हैं उसी तरह से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद को पूर्वज कहा जाता है, इसलिए उन्हें साहित्यिक पुरखे कहा गया है, यानी साहित्य के क्षेत्र में पूर्वज। कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? यानी तुम्हें क्या पता नहीं है, या फिर तुम जानबूझकर ही ऐसा हमारे सामने पेश आ रहे हो? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है? हमें तो भाई होती, हमें लज्जा होती, झेप होती और संकोच भी होता, ठीक है ना। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी? अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं या कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को छिपाने का प्रयास करते हैं। आई बात समझ में? तो क्या तुम नहीं कर सकते थे ऐसा? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, यानी तुम्हें जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बेपरवाह हो, बड़ा विश्वास है, और ऐसा नहीं है कि बेपरवाह है तो आत्मविश्वास की कमी है। वो फिर भी आत्मविश्वास के साथ वहां खड़े हैं और फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि समाज क्या कहता क्या नहीं कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में हम क्या है यह हम अगर जानते हैं ना, तो फिर यही सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं इंसान सबसे झूठ बोल सकता है पूरे संसार से, लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। यानी आप खुद की नजर में पहले अच्छे बनिए, इसीलिए हमेशा जो है यह सोचिए कि हम और बेहतर बने। और एक बात बता दूं आपको, पता है आपको, स्वामी विवेकानंद जो है वो हमेशा कहते थे कि अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। आप एकांत में 24 घंटे में 5 मिनट ही सही अपने लिए समय निकालकर अपने बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि क्या आपने किया आज, और क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रह गई, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा लक्ष्य जो है मेरे और पास आ जाए, मैं लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाऊं। यह जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे ही वो रेडी कहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं और कहते हैं से चीज या स्माइल, जो भी है। तो उन्होंने कहा जब रेडी प्लीज, तो तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मतलब तुम कोशिश कर रहे होगे, लेकिन तुम तो दिखावा नहीं कर सकते ना, अंदर से तो तुम दुखी हो, तो तुम कैसे हंस सकते हो? लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। अब उन्हें किस बात का दर्द है? हर इंसान को कोई ना कोई दुख, कोई दर्द होता है। किसी का मोबाइल खराब हो जाता है, किसी के दोस्त से बात नहीं होती, तो माता पिता से कुछ अनबन हो जाती है, या खुद से ही वो गुस्सा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लक्ष्य बनाते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा था इनके साथ? नहीं, ये इतने स्वार्थी नहीं थे।
ये हमारे देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, समाज को परिवर्तित होता देखना चाहते थे, समाज को एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे और वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो दुखी थे। फिर भी उन्होंने कोशिश की कि मैं मुस्कुरा सकूं, दिखावे के लिए, लोगों के सामने दिखाने के लिए कि मैं हंस दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो कोशिश कर ही रहे थे उसी समय फोटो खिंच गया। ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है। अब आप जो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये आप हंस नहीं रहे थे फोटो खिंचाने के लिए, वास्तव में आप हंस इसलिए रहे थे कि कहीं ना कहीं समाज में जो परिस्थितियां व्याप्त हैं, उन परिस्थितियों को देखकर आपको लग रहा होगा कि देखिए हमारा समाज कितना परिवर्तित हो गया और कैसा हो गया है कि जबरदस्ती हंसने के लिए कहा जा रहा है ताकि मैं अच्छे से फोटो खिंचा सकूं और फोटो में अच्छा दिखूं। परंतु इसमें कहीं ना कहीं व्यंग था। वो समाज पर इस मुस्कान के माध्यम से, इस हंसी के माध्यम से, मुस्कुराहट ही कहेंगे, हंसी तो नहीं कहेंगे, मुस्कान के माध्यम से, मुस्कुराहट के माध्यम से वो व्यंग भरी मुस्कान थी उनकी, व्यंग कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। आप देखिए, हंस तो रहे हैं लेकिन वास्तव में वो हंस रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनको फोटो खिंचवाना है, वो हंस इसलिए रहे हैं कि समाज में देखिए लोग दिखावा करने के लिए क्या क्या नहीं करते। हरिशंकर परसाई जो है वो लिख रहे हैं, याद रखिएगा, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। अरे भाई नहीं है तो हम नहीं खिंचवाएंगे ना। तो शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। अरे भाई छोड़िए, जब पत्नी, आखिर पत्नी के आगे किसी की चलती है क्या। आप घर में देख सकते हैं, आपके पिताजी भले ही डांटते हो, सब बोलते हो, लेकिन वास्तव में जो चाबी होती है ना घर की सबकी चाबी, आपकी, आपके माता, खास करके पिताजी की या आपके भाई बहन की, वो मम्मी के पास होती है। मम्मी जो फैसला ले लेगी वही होता है, ये सच है। तो यहाँ पर प्रेमचंद के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो प्रेमचंद को क्या कहा गया, अब प्रेमचंद ने सोचा चलो अब जब पत्नी कह रही है चल चलते हैं, क्या परेशानी है, फोटो ही तो खिंचवाना है, अरे चल भाई। तो मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। और क्यों ऐसा कह रहे हैं लेखक मालूम है, क्योंकि वो एक साहित्यिक पुरख हैं, इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद भी उनके पास जूते तक नहीं। अब ये कहीं ना कहीं उस समय के तत्कालीन समाज की सरकार पर भी व्यंग किया गया है। जिनकी भी सरकार रही होगी वह इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि हमारे देश को कैसे आगे ले जाया जाए। मगर मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर, क्लेश मतलब क्या होता है मालूम है, दुख, दर्द, अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। तुम्हारा जो जो क्रोध है ना, तुम्हारा जो सरकार के प्रति क्रोध है, क्लेश है, ठीक है, मैं उसे जब महसूस करता हूं तो मुझे रोना आता है, ऐसा हरिशंकर प्रसाई कह रहे हैं। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुमने जो व्यंग भरी मुस्कान सबके सामने रखी ना, वह मुझे सबके सामने जो है वह रोक लेता है कि मैं कुछ ना करूं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैं आपको बताऊं, आज भी आप अगर टोपी खरीदने जाएंगे तो 400-500 रुपए, मुझे लगता है अगर आज के समय में भी आप टोपी, अगर एक आम टोपी अगर खरीदने जाएंगे तो आपको 100, 150, 200 रुपए में मिल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस और नो, बोलिए, आप बताइए कितने में मिल जाएगा टोपी, अगर आपको एक सामान्य एक टोपी पहनना हो, चाहे वो राजनेता पहनते हो, चाहे वो हम पहनते हो या कोई और पहनता हो, वो टोपी कितने में आता होगा बताइए, आप लिख कर बोल सकते हैं, देखते हैं। हाँ ठीक, 100 रुपए। सागर, रोहिणी, शिवानी, शिविका सॉरी, चलिए तो आप लोग सही कह रहे हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन अब मुझे बताइए, अगर आपको एक अच्छा जूता खरीदना हो, मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कों के जूते कितने में आ जाएंगे, या लड़कियों के ही चलिए कितने में आएंगे बताइए, जूते का क्या प्राइस है? देखिए वेरी गुड, 3,000, 1,500, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1,000, ठीक। यानी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं
बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 गुना 3 गुना दाम है, 4 गुना दाम है। आप सोचिए, जो चीज हम लोग सर पे पहनते हैं, जो चीज हम लोग सर पे पहनते हैं और जो चीज पैर में पहनते हैं, क्या दोनों का एक ही महत्व है? अरे पैर में पहनने वाले चीज का भले ही दाम कम हो, लेकिन सर पर रखने वाली चीज का दाम ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है। आज भी हम टोपी 100-200 रुपए में खरीद लेते हैं, लेकिन वहीं पे हमें उसका 10 गुना दाम देना पड़ता है। अगर मैं 1,000 रुपए ही लूं, ठीक है ना, तो सोचिए उसका 10 गुना दाम हमें पैर के जूतों के लिए देना पड़ता है। इस कथन के माध्यम से क्या कवि, सॉरी माफ कीजिएगा, रचनाकार या हरिशंकर प्रसाद यही बताना चाहते हैं कि दाम में आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ सर पर टोपी रखने का मतलब है इज्जत। आपने देखा होगा, जब पहले के किसान लोग जब परेशान हो जाते थे, तो वो अपनी पगड़ी उठाकर उनके पैर पे, कदमों पे रख देते थे और कहते थे भाई हमें माफ कर दीजिए, हमारे कर्ज को छोड़ दीजिए। तो या फिर कई ऐसे मूवीज में आपने देखा होगा कि लड़की वाले जो है, उनके पिताजी वो पगड़ी उठाकर लड़के वाले के पिताजी के सामने या उनके पैरों पर रख देते थे। यानी कहने का मतलब हमारी इज्जत आपके हाथ में। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं यह टोपी इज्जत का जो है, वह क्या कर रहा है? इज्जत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जूता क्या है? जूता जो है वो कहीं ना कहीं, आपको अगर शायद समझ में आ रहा हो, ये चाटुकारिता, चाटुकार लोग जो होते हैं ना, जो तलवे चाटते हैं, जो पीछे पीछे घूमते हैं, जो जी हुजूरी करते हैं, ऐसे लोगों की ओर इशारा किया गया। तो आज भी जो तलवे चाटते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, उनका महत्व इज्जत से ज्यादा है। आई बात समझ में? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। वो कहते हैं, अच्छा वो क्या कहते हैं, टोपी 8 आने में। अच्छा 8 आना मतलब क्या होता है, आपको समझा देता हूँ। देखिए 16 आना का मतलब होता था पहले 1 रुपये, तो 8 आना का मतलब होता है 50 पैसे। अगर आप आज के समय से जोड़ के देखें तो 100 रुपए में जो है 50 रुपए में आ जाते हैं। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? 5 रुपए का मतलब आप समझ रहे हैं, आज के समय में बिल्कुल 5,000 से कम नहीं है ये। ठीक है? तो आज भी अगर आप एक अच्छे ब्रांडेड जूता को खरीदते हैं, तो 3 से 5 हजार रुपए लग जाते हैं। यानी सोचिए कितना गुना ज्यादा हमें भरना पड़ता है, देना पड़ता है, अदा करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इज्जत का महत्व आज भी उतना नहीं है जितना कि जो चाटुकार लोग होते हैं उनकी होती है। तो यही हमारे सामने जो है रखा गया है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अर्थात जो चाटुकार लोग रहते हैं ना, पीछे पीछे घूमते हैं, जो झुक के रहते हैं, ऐसे लोगों का महत्व ज्यादा होता है, न कि इज्जत का महत्व ज्यादा होता है। ठीक है ना? यानी पैर में पहनने वाली चीज का महत्व कम है, ज्यादा है, और सर पर रखने वाली चीज का महत्व कम है। ये समाज की एक विडंबना है। ठीक है ना? विडंबना मतलब क्या होता है? मतलब यह बिल्कुल इसको अपनाने योग्य बातें नहीं है ये। ऐसा लगता है कि ये अजीब बात है, जो कि हमें समझाया कुछ जाता है लेकिन हो कुछ रहा है। ये कुछ ऐसी बात है। अच्छा इशिका, 1 मिनट। अच्छा नहीं, चलिए नहीं है। ओके, तो देखिए आगे, यहां जहां कर्सर है उस लाइन में देखिए, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। एक जूते पर। यानी आज भी इज्जत, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी इज्जत को सीधे सीधे किसी के चरणों पर रख देते हैं, चरणों पर। हाँ, और 2500 टोपियां न्यौछावर है। आज भी इज्जत का कोई महत्व नहीं है। आज भी जमाने में देखिए, और इसका जीता जागता उदाहरण है भाई आपके सामने। किस तरह से, मैं अगर आज के समाज में जो नेताओं की बात करूं, तो नेता क्या करते हैं? अपनी, उनको तो इज्जत का कोई सवाल ही नहीं होता। आज इस पार्टी में, कल इसकी बुराई कर रहे हैं, और जब इनके साथ है तो इनकी बुराई कर रहे हैं, जब उनके साथ है तो उनकी बुराई कर रहे हैं। यानी उनका कोई भी दल नहीं होता। वास्तव में ये बिल्कुल एकदम, जो है ना, कहते हैं ना जिसको, इज्जत नहीं होती इनकी। मगर जो लोग चाटुकार रहते हैं उनका इज्जत है। लेकिन आज भी देखिए समाज में कैसे कैसे लोगों को ज्यादा इज्जत मिल रही है। देखिए मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता कि कहाँ सही है क्या उचित है, ये आप तय करिए। देखिए आज
कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और जिनको मिलना चाहिए उनको बिल्कुल महत्व नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों से फ्रैंकली, मतलब बिल्कुल अपना बनकर एक बात कहना चाहता हूं कि आप बताइए, सनी लियोने का नाम सुना आपने? ये जो हीरोइन है, आप उसके बारे में कहीं पता करिए कि वो क्या थी और आज उसको इतना इज्जत दिया जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना सही है? या आज की जो मूवीज है वो किस तरह की बन रही है, क्या आप देख रहे हैं? तो क्या ये समाज के लिए बेहतर है? आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं ऐसे समाज में? आज जो कुछ भी हो रहा है, जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्या वो बेहतर है? ठीक है, तो सोचिए, जरा सा विचार कीजिए, क्योंकि आप और हम अगर विचार नहीं करेंगे तो सब तो यही कहेंगे, अरे भाई देखने वाला है ना, सोचने वाला है ना। नहीं, हमें खुद सोचना होगा। देखते हैं, आप किसी का मैसेज आया। ओके, तो देखिए यही है परिस्थिति हमारे सामने। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहां कह रहे हैं कि अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। ठीक है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। देखिए, याद रखिए और समझिए इस बात को। यहां पर लेखक ने जूते को उतना महत्व नहीं दिया। ठीक है ना? लेखक ने भी, और जो जिनके बारे में लिखा जा रहा था प्रेमचंद भी, ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने पगड़ी को अच्छे से रखा था, उसमें कोई दाग नहीं था, यानी उस उनके इज्जत में कोई कमी नहीं थी, भले ही वो गरीब थे। आई बात समझ में? तो यह आज भी वही है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। और लेखक को लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसके शिकार है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भी इसका शिकार हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो ये भी स्वीकार करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं? तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक। देखिए, महान कथाकार मतलब कहानी लिखने वाले, उपन्यास सम्राट यानी उपन्यास में यानी नोवेल में भी उन्हें बहुत बड़ी ख्याति हासिल हो चुकी थी। युग प्रवर्तक यानी एक युग, युग का मतलब क्या होता है? एक सदी, एक युग को परिवर्तन, एक युग में परिवर्तन लाने वाले ऐसे इंसान हो, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। ठीक है, वास्तव जीवन में आपका है तो, लेकिन आप ये दिखाना चाहते थे कि हाँ आप गरीब हैं, लेकिन देश के लिए सोचते हैं। यहां पर मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि देखिए, आप जितने भी सामान्य हो, कोई जरूरी नहीं कि हम एक ऊंचे पद पर पहुंचकर ही देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहें, जैसी स्थिति, जैसी भी परिस्थिति में चाहें, आप इस देश में, समाज में और खुद के अंदर सबसे पहले परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। देखिए, अब लेखक क्या कह रहे हैं, हरिशंकर प्रसाद, कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। मैं ऊपर ही ऊपर दिखावा करता हूं कि मेरा जूता बहुत अच्छा है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, मेरी उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। जूते के जो नीचे होता है, यहाँ जहां अंगूठा होता है, उसमें जो नीचे अगर छेद हो जाए तो वो दिखेगा नहीं कि वो फट चुका है। भले ही सामने का ये वाला हिस्सा अगर, यहाँ वाला हिस्सा अगर फट जाए तो आपको दिखेगा, परंतु अगर नीचे फट जाए तो नहीं दिखेगा। तो वो क्या कह रहे हैं? मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। ठीक है ना? उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह भी कहीं ना कहीं दिखावा करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये इज्जत इनमें नहीं है। यह भी इज्जतदार लोग हैं, लेकिन क्या करें, समाज में ऐसा ही है, इसीलिए ये उनको भी स्वीकार करते हैं। हरिशंकर प्रसाद, उनका लहूलुहान हो गया है, पूरा तला गिर जाएगा। ठीक है ना? पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। यानी हमारे यहाँ कितनी भी गरीबी हो, कुछ भी हो, सब कुछ हो जाएगा, घर में कला है लेकिन हम लोग बाहर पता नहीं चलने देंगे। कहने का तात्पर्य है, तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। भले ही तुम्हारी उंगली दिख रही है, ठीक है ना, लेकिन पांव सुरक्षित है। कहने का मतलब क्या है?
देखिए इसको ऐसे समझिए, पेड़ अगर ऊपर से अच्छा हो, उसकी जड़ें ही खराब हो, तो उस पेड़ का क्या महत्व, कितना दिन टिकेगा बताइए। जिस पेड़ का जड़ ही ना हो, मैं आप लोगों को यह कहता हूं, आप बताइए मुझे, कोई बताएगा? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए ये सतह है, सतह के नीचे जड़ें होती हैं। अब जड़ों को ही अगर नुकसान पहुंच जाए तो ऊपर कितना भी सुंदर पेड़ हो, कितना दिन रहेगा, नहीं टिकेगा। ठीक यहां पर वैसे ही, भले ही उनका ऊपर से जूता फट गया है, उंगली दिख रही है, परंतु इनका जो नींव है, अर्थात इनकी इज्जत की जो बेस है, बेस समझते हैं, आधार जो है, उसको कोई टिका नहीं, उसको कोई डिगा नहीं सकता। ठीक है ना, वो बिल्कुल अडिग है, हिला नहीं सकता। आई बात समझ में? पर तला गिर जाएगा, पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, अर्थात इज्जत उसी की तरह बनी हुई है, भले ही तुम गरीब हो। मेरी उंगली ढकी है, मैं मेरी उंगली लेकिन ढकी हुई है, पर पंजा नीचे घिस रहा है, नीचे से घिस रहा है। ठीक है ना, मेरा महत्व कम हो रहा है समाज में, क्योंकि मैं तो दिखावे, कहीं ना कहीं दिखावे की प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मान रहा हूं और उसको कर भी रहा हूं, परंतु तुम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हारा जो तला है वो एकदम मजबूत है, भले ही ऊपर से फट गया है। अर्थात तुम ऊपर से गरीब दिखते हो, लेकिन समाज में आज भी तुम्हारी इज्जत वैसी ही बनी हुई है जैसी थी। आई बात समझ में? तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, और आप तो पर्दा करना ही नहीं जानते, और हम लोग बस पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, अर्थात अपनी जो असलियत है उसको छिपाने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, और वास्तविकता को हम लोगों के समक्ष नहीं लाना चाह रहे हैं। ठीक है, परंतु तुम तो दूसरे किस्म के इंसान हो। तुमने जो भी है, तुमने जो भी देखा समझा उसे सब दिखाया, और अपने जीवन में जो उतारा, तुम जैसे हो वैसा ही दिखते हो और दिखाते भी हो। आई बात समझ में? यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, बताइए। मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, चलिए आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, बोल दीजिए कितने लोगों को समझ में आ गया। यहां तक क्या ये बातें समझ में आ सबको समझ में आ रहा है ना? यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। हमारा इज्जत का जो आधार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बहुत बहुत जरूरी होती है वो। हम भले ही जितने भी गरीब हो, लेकिन इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन आज लोग इज्जत को महत्व नहीं देते, आज लोग दिखावे की प्रवृत्ति को महत्व देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सर उनका अंगूठा कैसे बाहर निकल आया? देखिए, जूता फट गया था इसलिए अंगूठा बाहर निकल आया था। यहाँ पर साहित्य क्या चीज है मालूम है? साहित्य भावनाओं को महत्व देता है, इमोशंस को। वहां शब्दों के पीछे जो वास्तविक भावना है उसको समझिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो भले गरीब थे, ठीक है ना, उनकी गरीबी दिख रही थी, लेकिन उनकी इज्जत में जरा भी कमी नहीं आई। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग भले ही अमीर हैं, पैसे से हैं, सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन हमारी इज्जत उतनी नहीं है जितनी उनकी है। यानी हमारी इज्जत ही नहीं है, क्योंकि हम दिखावे की प्रवृत्ति को महत्व देते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस। अब देखिए आगे, तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, ठीक है, हम लोग अच्छा जूता जब पहनते हैं तब लगता है वाह, कॉन्फिडेंस लेवल हाई। लेकिन फटा जूता पहनकर किसी का कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन इनका क्यों कॉन्फिडेंस हाई है मालूम है? क्योंकि ये भले गरीब है, इनको पता है कि समाज में मेरी क्या इज्जत है, और उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कर सकता है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। अब लेखक कह रहे हैं, यहाँ लेखक का मतलब पूरा समाज समझिए, समाज ऐसा नहीं कर रहा है। कह रहे हैं लेखक कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, फटा जूता पहनकर मैं सबके सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहूं, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, भले ही फोटो ना खिंचाऊं भैया, तुम चले जाओ, नहीं फोटो खिंचवाना है, लेकिन मैं कभी भी फटा हुआ जूता पहन के नहीं खिंचवाने वाला। ये लेखक भी अपनाते हैं, और आप और मैं चाहे जो भी हो, हम लोग भी यही मानेंगे। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, हो सकता है मेरी कोई जीवनी लिख रहा हो और मुझे कह ले ऐसा फोटो खिंचवा दो, तो मैं पूरी जीवनी लिखवा लूंगा, लेकिन फोटो भले ना डालूं, लेकिन मैं इस तरह से फोटो नहीं खिंचवाने वाला। अब देखिए, प्रश्न भी उन्हीं का है, उत्तर भी दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है। मेरा जो अंदर का हौसला था ना, कि मैं समाज में सही कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, इस हौसले को पस्त करती है। यानी
हरा देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? तुम जो मुस्कुरा रहे हो फटा हुआ जूता पहनने के बावजूद भी, आखिर इस मुस्कान के पीछे कौन सा राज छिपा हुआ है? ठीक है ना? अब कहते हैं क्या होरी का गोदान हो गया? अब देखिए, को समझने का आप उसको समझना होगा आपको। होरी का गोदान हो गया यानी यह एक उपन्यास है उनका गोदान, जिसमें होरी जो है वो मुख्य पात्र है, उसमें उसका गोदान नहीं हो पाता है। गोदान समझते हैं ना? गोदान में जब मृत्यु होती है उसके पश्चात गोदान करना पड़ता है, या उसके पहले भी बहुत लोग करते हैं। तो ये क्यों? ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो वो कह रहे हैं कि क्या होरी का जो गोदान नहीं हो पाया था। अच्छा, इसके पीछे एक छोटी सी घटना है, मैं आपको वो पहले सुनाना चाहता हूँ। हुआ क्या था, इसमें गोदान नहीं हो पा रहा था, तो क्या वो हो गया इसलिए तुम हंस रहे हो? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? अब आप जब पूस की रात पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, एक नील गाय रहता है, दो मित्र होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत जलते हैं, ठीक है ना? यानी हर कोई दिखावा करना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, ठीक है ना? तो यहाँ पूस की रात में क्या होता है, नील गाय जो है हल्कू का खेत चर जाती है, ठीक है ना? तो क्या वो चर गई है इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? देखिए ध्यान से समझिएगा। आप बताइए, अगर मान लीजिए आपको कोई बुलाने आए, ठीक है, दो मित्र, एक मित्र आया जो कहेगा कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, जल्दी चलो घर पे, और एक व्यक्ति आएगा आपको बोलेगा यार चल आज पार्टी करते हैं। तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? कौन से मित्र के पास जाना पसंद, बताइए? सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, बिल्कुल पहले वाले में यानी जिनकी माँ सर बीमार है। क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर आपके पास दो मित्र आते हैं, एक मित्र यह कहता है कि भाई मेरी माँ की तबीयत खराब है, क्या चलोगे मेरे साथ, चलो ना जल्दी चलो ना, और एक आएगा अरे यार चल ना आज पार्टी करते हैं। तो दो मित्र आए, अब दोनों मित्र में से आप किसको चुनेंगे? जिसकी जो माँ मेरा की तबीयत सबसे खराब है। पहले सर वाले जिसकी माँ की तबीयत खराब जिसकी माँ की Exactly. तबीयत खराब है। क्योंकि हम में इमोशन सर है। हाँ बोलिए। सर जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा उसी के पास जाएंगे सर की नहीं हेल्प नहीं, करने के लिए। और देखिए वो अलग बात है। यानी आपका भले ही वो मित्र माने वैसा मित्र नहीं है जो कि बहुत आपका जो है परम मित्र हो, लेकिन उसकी अगर माँ की यस तबीयत खराब है तो आप नहीं जाइएगा, कहने का मतलब यही ना? अगर नहीं परम सर, मित्र, जैसे मेरा आपके पास सर दो वो मेरा सिचुएशन दोस्त है, आपके दोनों मित्र सर हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, मेरी बात समझिए। एक मित्र कह यस सर रहा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और एक कह रहा है यार चलो आज पार्टी करते हैं, कहीं घूमने फिरने चलते हैं, खाएंगे पिएंगे। तो आप किसको चुनिएगा? सर जिसका तबीयत खराब रहेगा सर उसका। जिसकी मम्मी की तबीयत खराब है, जिसकी माँ की तबीयत खराब है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ डॉक्टर सर साहब पता है क्या करते हैं, जब सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि पता है वो क्यों मर गया? वो नहीं मरता, यहाँ पर एक कहानी थी, उस कहानी में से लिया गया है ये लाइन। इसलिए नहीं, इसलिए मर गया क्योंकि डॉक्टर साहब को जब बुलाने के लिए गए, ठीक है ना, सुजान भगत, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुझे क्लब जाना है, यानी जहां शराब वराब पीते हैं, मुझे वहां जाना है, और इसीलिए यस वो सर नहीं गए। तो बताइए ये कैसा है? तो क्या ऐसा कुछ हुआ इसलिए तुम हंस रहे हो? यानी समाज में आज ऐसा है, आज ना चले गए आप, लेकिन वास्तव में आज के समाज में लोग सबसे ज्यादा महत्व रुपयों को देते हैं, पैसों को देते हैं। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है, ठीक है ना? तो वो छोड़कर नहीं आ सकते थे, यानी क्लब में थे और छोड़कर नहीं आ सकते थे, इसलिए का लड़का मर गया। तो समाज में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। आज लोग ये देखते हैं कि किसके पास पैसा है, कौन मेरे ऊपर खर्च करेगा, मुझे खर्च ना करना पड़े तो मैं उसके साथ जाऊंगा। और अगर इनकी माता बीमार है, इनके पास मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरा कुछ खर्चा हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप किसको महत्व देते हैं, ये आपके मानसिकता पर और आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं अच्छी है, तभी तो आपने चुना ना, आप सबने, कि मैं उस मित्र के यस पास सर जाऊंगा जिसकी माता की तबीयत खराब है। लेकिन वहां डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं किया। तो समाज में कुछ ऐसी ही परिस्थिति, इसीलिए जो है लेखक हरिशंकर प्रसाद बहुत ज्यादा दुखी है। समझ में आया? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसको हम अगली कक्षा में, ठीक है, क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।